हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। रेखीय गति के समीकरण 3 होते हैं। v बराबर u प्लस टी, s बराबर u2 प्लस आप टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आज हम पहले आपको रेखीय गति के समीकरण का जिक्र करेंगे, फिर उसी के बाद आपको गुणन गति के समीकरण का जिक्र करेंगे। साथ ही साथ गुणन गति के समीकरण का हम व्युत्पत्ति भी करेंगे, डेराइव भी करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेन पॉइंट क्या है? गुणन गति के समीकरण। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो गुणन गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अपना कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक पिंड हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है। क्या है? एक पिंड ले लिया हमने। ठीक है, तो मान लिए हमने माना कि ये हमारे पास एक पिंड है। ठीक है, जो नियत त्वरण a के अंतर्गत, ये पिंड जो है नियत त्वरण a के अंतर्गत क्या करता है? u वेग से, प्रारंभिक वेग u से क्या करता है? स्टार्ट होता है, शुरू होता है चलना। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा कि यदि कोई पिंड नियत त्वरण a से, क्या नियत त्वरण a के अंतर्गत, नियत त्वरण a के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये भी हम मिटा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए आप। क्या मैंने क्या कहा कि यदि कोई पिंड, ठीक है, नियत त्वरण a के अंतर्गत u वेग से गति करता है, u वेग से गति करता है। ठीक है, क्या u वेग से गति करता हो तो क्या t समय पश्चात, कितने बाद? t समय के बाद। ठीक है, कितने समय के बाद? t समय के बाद। ठीक है, t समय पश्चात भाई u वेग से प्रारंभ करता है ना चलना, और t समय पश्चात, t समय के बाद इसका विस्थापन जो है ऐसा हो जाता है। क्या विस्थापन ऐसा हो जाता है, और रेखीय वेग, मतलब जिसको हम अंतिम वेग बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, तो पिंड के विस्थापन, वेग और त्वरण तथा समय के बीच संबंध को 3 समीकरणों से हम यूज करेंगे। 3 समीकरणों को हम दिखाएंगे, प्रयुक्त करेंगे। तो आइए अब हम इसको थ्योरी पे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए, एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई पिंड, ठीक है, यदि कोई पिंड, ये क्या है? पिंड है। ठीक है, सॉरी, यदि कोई पिंड नियत त्वरण a के अंतर्गत u वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा t समय पश्चात इसका, मतलब इस पिंड का विस्थापन s तथा रेखीय वेग v हो तो पिंड के विस्थापन, वेग
त्वरण तथा समय के बीच संबंध को हम 3 समीकरणों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। अभी नहीं मिटाएंगे, आप इसको बना लीजिए। ठीक है, आप भी थ्योरी लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स आप लोग साथ में। तो मैंने क्या कहा, यदि कोई पिंड, नोट्स बनाते चलिए साथ में आप लोग। यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड नियत त्वरण A के अंतर्गत नियत त्वरण A के अंतर्गत क्या कहा मैंने, यदि कोई पिंड नियत त्वरण A के अंतर्गत u वेग से क्या u वेग से गति करता हो, तो क्या कहा गया कि यदि कोई पिंड नियत त्वरण A के अंतर्गत u वेग से गति करता हो तो तथा क्या गति करता हो तथा t समय पश्चात क्या t समय पश्चात पिंड का विस्थापन t समय पश्चात पिंड का विस्थापन s तथा रेखीय वेग v हो जाता है, v हो जाता हो तो विस्थापन, वेग, त्वरण तथा समय के बीच हो तो पिंड के विस्थापन, वेग, त्वरण तथा समय के बीच संबंध निम्न 3 समीकरणों से या क्या कह सकते हैं कि वेग, त्वरण तथा समय के बीच संबंध निम्न 3 समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ये हम तो लिख ही दिए हैं। ठीक है, या 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो 3 समीकरण कौन कौन से हैं भाई, देखिए लिख लीजिए आप। पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा क्या होता है h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें मैं लिख देता हूं। जहां पर भाई क्या u से लिखता हूं, u क्या है, v क्या है, s क्या है,
ए क्या है एंड टी क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। यू जो है वो प्रारंभिक वेग है, वी क्या है अंतिम वेग है, ओके। एस क्या है विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। ए क्या है एक्सीलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, और टी क्या है समय, टाइम, ओके। तो ये सारी चीजों के मतलब आपको पता चल गया कि यू क्या है, वी क्या है, एस क्या है, टी क्या है, ए क्या है, सारी जानकारी आपको मिल गई। आप इसको नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। और आपको इसके बाद जस्ट घूर्णन गति के समीकरण हम आपको बताते हैं, सिंपल सा, बस ऐसे ही आपको हम समझाएंगे। बस ये जो है रेखीय गति के समीकरण हैं, ये तीनों समीकरण जो है रेखीय गति के समीकरण हैं, ठीक है। ये तीन समीकरण रेखीय गति के समीकरण हैं। अब हम आपको घूर्णन गति के समीकरण बताएंगे। ये रेखीय गति है, ठीक है, रेखीय गति के समीकरण हो गए। घूर्णन गति में अक्ष पर जो है, अक्ष के परितः जो है घूर्णन करता है ना पिंड, तो उस केस में हम घूर्णन गति के समीकरण आपको बताने वाले हैं, तो नोट करते चलिए इसको। अब हम आपको ले चलते हैं घूर्णन गति के सिंबल। रेखीय गति के सिंबल तो आप जान ही गए हैं, लेकिन रेखीय गति के सिंबल के साथ साथ आपको घूर्णन गति के सिंबल बता दें, फिर उसके बाद हम आपको घूर्णन गति के समीकरण बताते हैं, ठीक है। तो सिंबल जान लीजिए। पहले प्रारंभिक वेग लिख दिया जाए, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम सारी बना देते हैं। ये जो है रेखीय गति के सिंबल हैं, और इधर हम आपको दिखा देते हैं घूर्णन गति। ये घूर्णन गति के सिंबल है। ये रेखीय गति के, यहाँ पर घूर्णन गति के। तो प्रारंभिक वेग रेखीय गति में u से डिनोट करते हैं ना, लेकिन घूर्णन गति में हम ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं। अंतिम वेग v से डिनोट करते हैं ना, v से प्रदर्शित करते हैं ना। घूर्णन गति में ओमेगा से डिनोट करते हैं। विस्थापन को यहाँ पर रेखीय वेग में s से डिनोट करते हैं, और घूर्णन गति में थीटा से डिनोट करते हैं। और रेखीय त्वरण को हम यहाँ पर रेखीय गति में a से, लेकिन घूर्णन गति में हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंबल आपको जानना कि प्रारंभिक वेग का रेखीय गति में तो u हुआ, लेकिन घूर्णन गति में ओमेगा 0 हुआ, क्योंकि अभी हम समीकरण लिखेंगे ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो साथ साथ आप नोट्स में लिखते चलिए साथ में। अंतिम वेग v और घूर्णन गति ओमेगा अंतिम वेग का, ठीक है। विस्थापन s हुआ रेखीय गति में, और घूर्णन गति में थीटा। भाई थीटा से डिनोट करते हैं विस्थापन को, और त्वरण रेखीय गति में a से, घूर्णन गति में अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या हुआ? कोणीय त्वरण, विस्थापन, कोणीय वेग, घूर्णन गति में अंतिम वेग,
मतलब अंतिम कोणीय वेग घूर्णन गति में ओमेगा और प्रारंभिक कोणीय वेग घूर्णन गति में ओमेगा 0। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और इन सारी चीजों को क्या क्या कहते हैं इधर भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये तो रेखीय गति के लिए हुआ, लेकिन इधर साइड में लिखे दे रहे हैं हम, ये प्रारंभिक कोणीय वेग है। ओमेगा अंतिम कोणीय वेग है। और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। और अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। क्या है अल्फा? कोणीय त्वरण है। ठीक है, क्या है? कोणीय त्वरण है। तो ओमेगा 0 क्या हुआ? प्रारंभिक कोणीय वेग। ओमेगा क्या हुआ? अंतिम कोणीय वेग। थीटा क्या हुआ? कोणीय विस्थापन हुआ। और अल्फा क्या हुआ? कोणीय त्वरण। तो यहाँ पर सिंपल सा त्वरण हम बोलते हैं, यहाँ पर कोणीय त्वरण, यहाँ पर विस्थापन सिंपल सा, यहाँ पे कोणीय विस्थापन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर रेखीय त्वरण, रेखीय विस्थापन, रेखीय अंतिम वेग, रेखीय प्रारंभिक वेग, या प्रारंभिक रेखीय वेग, अंतिम रेखीय वेग। ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल सा वेग बोलते हैं। रेखीय वेग, रेखीय गति जब होती है तो उसमें हम लोग सिंपल सा बोलते हैं त्वरण वेग दिया गया है, और ठीक है, और अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, विस्थापन दिया गया है। लेकिन हम लोग रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय प्रारंभिक रेखीय वेग, अंतिम रेखीय वेग, ये सारी चीजें हम लोग नहीं कहते हैं जब हम लोग रेखीय गति पढ़ते हैं तो। ठीक है, लीनियर मोशन में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो अब हम घूर्णन गति आपको बताएंगे, घूर्णन गति के 3 समीकरण बताएंगे, फिर उसके बाद हम घूर्णन गति के समीकरण की व्युत्पत्ति आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, नोट बनाते चलिए अपना, और इसको नोट करते चलिए। अब हम आप लोगों को घूर्णन गति के समीकरण बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, नोट्स बनाते चलिए साथ में हमारे। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले फिगर समझ लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं थ्योरी लिखने में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई पिंड, ये पिंड है जो घूर्णन अक्ष के परितः क्या करता है? घूर्णन गति करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं आपको। अगर आप फिगर समझ गए और फिगर के थ्रू जो है आप थ्योरी लिखना सीख गए तो 100% आपको फिजिक्स आ गया। ठीक है, आपको फिजिक्स आ गया और आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फिगर समझने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद आप नोट्स लिखिए और पूरा डेरिवेशन करिए। ठीक है, तो आपको रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल है ही नहीं मेरे चैनल पर, बस आप केवल लगे रहिए कंटिन्यू। कोई चीज अगर आपको किसी क्षेत्र में अगर आगे जाना तो आपको उसमें कंटिन्यू, मतलब लगातार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः अल्फा नियत कोणीय त्वरण, नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत, क्या? नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत कोणीय वेग ओमेगा 0, कोणीय वेग ओमेगा 0 से घूर्णन गति प्रारंभ करे। क्या? घूर्णन गति प्रारंभ करे तो t समय पश्चात कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है।
कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण एवं समय के बीच हम 3 समीकरण से व्यक्त करेंगे। इनके बीच संबंध को 3 समीकरण से व्यक्त करेंगे। जैसे कि हमने रेखीय गति के समीकरण को आपको बताया है, 3 समीकरणों से व्यक्त किया था ना, प्रदर्शित किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी 3 समीकरण निकालेंगे। वो 3 समीकरण होंगे घूर्णन गति के समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा और थ्योरी भी समझ में आ गई उसकी कैसे लिखेंगे हम। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको कि यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत प्रारंभिक कोणीय वेग, ये प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, प्रारंभिक कोणीय वेग इसलिए मैंने आपको सिंबल बता दिया है ताकि आपको यहाँ पर घूर्णन गति पढ़ने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग ओमेगा 0 से क्या करता है, प्रारंभ करता है घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति प्रारंभ करे तो t समय पश्चात पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तो घूर्णन गति में पिंड के कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा समय के बीच संबंध को हम निम्न समीकरणों से व्यक्त करेंगे। वो निम्न समीकरण कौन कौन से हैं, 3 हैं, वो हम आपको जस्ट दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, तो नोट बनाते चलिए आप और साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन अक्ष के परितः अल्फा कोणीय त्वरण यहाँ पर नियत लगा दिया जाए तो ज्यादा सही रहता है। तो यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा, नियत कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत क्या कहा मैंने कि यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय त्वरण अल्फा के अंतर्गत प्रारंभिक ओमेगा 0 कोणीय वेग से घूर्णन गति प्रारंभ करता है, घूर्णन गति प्रारंभ करता है या प्रारंभ करे तो अंतर्गत ओमेगा 0 कोणीय वेग से घूर्णन गति प्रारंभ करे तो t समय पश्चात क्या, t समय पश्चात, साथ में नोट्स बनाते चलिए आप लोग, प्रारंभ करे तो t समय पश्चात क्या होगा, कोणीय विस्थापन, t समय पश्चात पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग t समय पश्चात पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा
इसको हम मिटा देते हैं इधर, ताकि आपको इधर समझ में आ जाए। ओके, तो क्या कहा मैंने कि टी समय पश्चात पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तो कोणीय विस्थापन, चलते लिखते रहे साथ में, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा समय के बीच संबंध को निम्न 3 समीकरणों से व्यक्त करते हैं। निम्न 3 समीकरणों से व्यक्त करते हैं। वो कौन कौन से समीकरण है भाई? 3। चलिए हम लिखते हैं। अब आप ही बताइए, पीछे आप बैक करके देख सकते हैं, और अगर याद हो, अगर आपने लिखा है नोट्स में तो आपको याद होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा 0 से मैंने डिनोट किया था। अंतिम कोणीय वेग ओमेगा, और त्वरण मीन्स कोणीय त्वरण अल्फा, और कोणीय विस्थापन को थीटा से। तो चलिए हम 3 समीकरण लिखते हैं साथ में। ठीक है, देखते हैं आप लिख पाते हो कि मैं लिख पाता हूँ। ठीक है, तो साथ में लिखते रहिए भाई। जब आप पीछे ध्यान, अगर आपने नोट्स अगर जो स्टूडेंट साथ में अगर नोट्स अगर आप मेरे साथ लिखते हैं साथ साथ, तो आप 100% आप लिख सकते हो 3 समीकरण। उन्हीं के स्थान पर रखना है। जैसे हमने v बराबर u प्लस at लिखा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखा, तो उन्हीं के स्थान पर जहां प्रारंभिक वेग है, जहां प्रारंभिक रेखीय वेग वहां प्रारंभिक कोणीय वेग कर देंगे, जहां पर अंतिम रेखीय वेग है वहां पर अंतिम कोणीय वेग कर देंगे, जहां पर रेखीय त्वरण है वहां पर कोणीय त्वरण कर देंगे, और जहां पर रेखीय विस्थापन है वहां पर हम कोणीय विस्थापन रख देंगे। बस इतना सा करना है, वही रेखीय गति के समीकरणों में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ में लिखते रहिए, नोट करते रहिए। क्या होगा? v बराबर u प्लस at था, तो v अंतिम वेग था ना, और यहाँ पर अंतिम वेग क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा है। तो अंतिम वेग v बराबर u प्लस at मतलब ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। क्या? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। दूसरा समीकरण कौन सा था भाई? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था ना, तो s क्या था वहां पर? रेखीय विस्थापन था। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन को हम कहाँ डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u प्रारंभिक वेग यहाँ पर ओमेगा 0 प्रारंभिक वेग, और t प्लस हाफ a कोणीय तो वो रेखीय त्वरण था, और यहाँ पर a के स्थान पर हम अल्फा रखेंगे। ठीक है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो वही हुआ ना, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बना? थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब तीसरा समीकरण जो बनाने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा, और वहां पर क्या था? v स्क्वायर मतलब अंतिम वेग का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंतिम वेग ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, मतलब प्रारंभिक वेग w मतलब ओमेगा 0 का स्क्वायर, प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 2 और a का मतलब अल्फा, और s का मतलब थीटा। ठीक है,
तो ये हमारे 3 समीकरण गुणनखंड के मिल गए हैं। अब देख लीजिए आप लोग, मिला क्या? पहला समीकरण क्या मिला? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। फिर दूसरा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और इसको सही से लिख दिया जाए, प्लस है ये, ठीक है। और तीसरा समीकरण क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो ये 3 समीकरण हमको मिल गए हैं और ये 3 समीकरण गुणनखंड के समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे भाई? व्युत्पत्ति करेंगे ना इनका। कैसे प्राप्त करते हैं पहले समीकरण को? कैसे हमें मिलेगा भाई ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, कहां से मिला? ये चीज हम डेराइव करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये कैसे आया, कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम बताएंगे आपको। तीसरा समीकरण ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इसको भी प्राप्त करना बताएंगे, ठीक है। तो साथ में आप नोट करते चलिए और तैयार भी होता रहेगा साथ साथ, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अब हम देरी न करते हुए अब हम चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। आप एक बार ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है और तैयार रहिए, कॉपी कलम रखिए साथ में और नोट करते चलिए, ठीक है। तो व्युत्पत्ति में हम प्रथम समीकरण का पहले करेंगे। इसके पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। माना दृढ़पिंड स्थिर अक्ष के परितः स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। नोट करते चलिए आप लोग साथ में। मानव दृढ़पिंड स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर, प्रारंभ में t बराबर 0 पर पिंड का कोणीय विस्थापन शून्य तथा कोणीय वेग ओमेगा 0 और t समय पश्चात मतलब t बराबर t पर, ठीक है। समय क्या है? t है यहाँ पर, ठीक है। तो t बराबर t, तो t समय पश्चात क्या होगा भाई? पिंड का कोणीय विस्थापन, थीटा, ये t समय पश्चात है। पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा
कोणीय वेग ओमेगा t समय पश्चात इनका कोणीय विस्थापन देते तथा कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, तो अब हम प्रथम समीकरण डिराइव करेंगे। गुणन वेग का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो इसको जो है हमें क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, तो कोणीय त्वरण से हम क्या कोणीय त्वरण का यूज करेंगे यहाँ पर। तो कोणीय त्वरण के परिभाषा से कोणीय त्वरण की लिखते रहिए साथ में, अभी हम इसको निकाल देंगे ध्यान से। देखिए आप, ठीक है, तो कोणीय त्वरण की परिभाषा से उनका बराबर क्या होता है? डी ओमेगा अपान डी टी के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी के लिख सकते हैं ना। तो उसको समीकरण हम एक बना देते हैं। क्या बनाते हैं? समीकरण एक। अब यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या होगा भाई? ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 0। और t बराबर t पर ओमेगा बराबर ओमेगा होगा। तो समीकरण एक का समाकलन करने पर समीकरण एक का निश्चित समाकलन करने पर लिख दिया जाए। मैथमेटिक्स ही यूज हो रहा साथ में, तो लिख दिया जाए निश्चित समाकलन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट यूज हो रही है ना, या फिर सीमा के अंदर समाकलन करने पर ये भी लिखा जा सकता है। तो चलिए मैथमेटिक्स का नहीं यूज करके ऐसे हम कह देते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट तो यूज हो रहा है ना साथ में फिजिक्स में। तो यहाँ पर लिखा जाए समीकरण एक का सीमा के अंदर के अंतर्गत समाकलन करने में। ठीक है, समीकरण एक का सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर लिमिट दिया गया है। लिमिट का मतलब सीमा वैल्यू। ठीक है, लिमिट दी गई है, रेंज दिया गया है। क्या? इंटीग्रेशन ओमेगा 0 टू ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर का 0 टू टी और अल्फा डी टी के। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? ओमेगा इंटीग्रेशन करने पर ओमेगा 0 टू ओमेगा बराबर, यहाँ पर अल्फा बाहर आ जाएगा और टी इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा और 0 टू टी। अब इसका हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा माइनस का ओमेगा 0 बराबर का अल्फा टी माइनस का 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ओमेगा बराबर, ये माइनस में ओमेगा 0 उधर जाएगा, प्लस में ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो हमें
प्रथम समीकरण तो मिल गया भाई, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा। देख लीजिए आप, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा। तो ये हमें गुणनगत का प्रथम समीकरण मिल गया हमें। गुणनगत का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गुणन गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। ये समीकरण बना देते हैं क्या? चलो समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समीकरण बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गुणन गति का प्रथम समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। तो इसके आगे तो ले नहीं जाना कि समीकरण हम बनाए, इसलिए समीकरण का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बनाने से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे हमने व्युत्पत्ति की है। तो कोणीकरण की परिभाषा उठाया सीधा, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डी ओमेगा इधर पीरियड पूरा कर दिया, डी ओमेगा बराबर अल्फा dt। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर ओमेगा बराबर ओमेगा 0, t बराबर t पर ओमेगा बराबर ओमेगा। तो समीकरण 1 का सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर लिमिट ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा बराबर 0 टू t अल्फा dt। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा 0 टू ओमेगा 0 टू t। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे डी ओमेगा तो ओमेगा आएगा, और dt का करेंगे समाकलन तो t आएगा। लिमिट 0 टू t, जैसे ये यहाँ पर लगाया। ठीक है, और लिमिट का खोलेंगे तो ओमेगा पहले ओमेगा के स्थान पर रखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 0 ओमेगा के स्थान पर ओमेगा 0 आ जाएगा। इसी तरह t में t के स्थान पर t रखेंगे तो t, और 0 रखेंगे t के स्थान पर 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने क्या मिला हमें? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम आपको गुणनगत का द्वितीय समीकरण बताते हैं कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो साथ में नोट करते चलिए आप लोग। अब हम दूसरा समीकरण बताने वाले हैं, द्वितीय समीकरण कैसे बनाते हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है भाई? थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग की परिभाषा से, कोणीय वेग का परिभाषा क्या है भाई? ओमेगा बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt का बराबर ओमेगा dt, है ना। तो समीकरण 1 में क्या मिला था? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 t प्लस क्या मिला था भाई? प्रथम समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर हम प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। dt का बराबर यहाँ पर ओमेगा के स्थान पर रखेंगे वैल्यू, तो क्या होगा? ओमेगा 0 प्लस v बराबर u प्लस at होता है ना, तो अल्फा t हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t यूज किए हैं प्रथम समीकरण। गुणनगत का प्रथम समीकरण यूज किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t यहाँ पर रख देते हैं, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा 0 dt प्लस अल्फा t dt। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट लिखेंगे t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा विस्थापन, और t बराबर t पर थीटा क्या होगा? थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका समाकलन करने का समीकरण बना लेते हैं इसको। वहाँ पे समीकरण 1 बनाता है, यहाँ पे समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 का समाकलन करने का
समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या होगा भाई? समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या होगा? लिमिट साथ में रखते हुए चालू करना है। 0 टू थीटा और डी थीटा बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन ओमेगा 0 dt मतलब 0 टू t है ना, और यहाँ पर अल्फा है और इंटीग्रेशन 0 टू t dt। ये देखिए आप t dt और अल्फा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 0 टू थीटा बराबर यहाँ पर t हो जाएगा ओमेगा 0 t यहाँ पर है, ओमेगा 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 टू t हो जाएगा ये प्लस अल्फा यहाँ पर t का करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 0 टू t लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? थीटा माइनस 0 यहाँ पर ओमेगा 0 t माइनस 0 प्लस यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो देख लीजिए थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो मिल गया कि नहीं मिला? ठीक है। तो ये गुणन करके द्वितीय समीकरण। प्राप्त हुआ। अब इसी वक्त आपको हम गुणन करके तृतीय समीकरण बता दे रहे हैं, बहुत ही इजी है। तृतीय समीकरण इसको बना देते हैं समीकरण 3। तृतीय समीकरण क्या होता है भाई? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर टू अल्फा थीटा, यही होता है ना। तो इसका हम क्या करेंगे भाई? इसका डेरिवेशन करना है ना तृतीय समीकरण का। तो प्रथम समीकरण से गुणन करके प्रथम समीकरण से गुणन करके प्रथम समीकरण से क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर देखिए ओमेगा बराबर होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करने पर? स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इधर पढ़ेंगे तो ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा टी, यही होगा ना। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पर 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा 0 टी प्लस यहाँ पर बचेगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं फॉर्मूला समीकरण 2 से कि ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ पर समीकरण 2 से
समीकरण 2 का मान जब आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर रख देते हैं, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर, इसलिए कह रहा है साथ में नोट करते चलिए आप लोग, प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारा समीकरण मिल गया। क्या मिला? समीकरण मिल गया हमारा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हमारा तृतीय समीकरण हुआ, ठीक है। तो गुणन करके तीनों समीकरण हमें प्राप्त करना सीख गए होंगे आप, ठीक है, हमने प्राप्त किया और आप भी जो है सीख गए होंगे। तो आप जो है नोट करते चलिए साथ में और इनकी कायदे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे आप लोगों की मदद से और स्टूडेंट के पास ही पहुँचेगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लें तो और बेल आइकन को साथ में क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए, ठीक है। तब तक बाय बाय। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।